नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस के माध्यम से इस टॉपिक पर बेस्ड हमने 4 प्रैक्टिस सेट कवर किया है, जिसके अंतर्गत लगभग हम 60 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। और इसके अंतर्गत आपको आइडिया हुआ होगा कि सुपर टेट एग्जाम्स में आपके किस तरीके के प्रश्न मोटिवेशन टॉपिक पर बेस्ड पूछे जाते हैं, और जो आपने कंटेंट अभी तक कवर किए हैं क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं, क्या उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं या फिर नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी प्रश्न इजीली क्लियर हो पाए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 5 को कवर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके इस टॉपिक पर बेस्ड बनते हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को कवर करेंगे और जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड और किस तरीके से एग्जामिनर के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 61वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 61 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि अभिप्रेरणा के अ या व सिद्धांत के प्रतिपादक है। यानी कि सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो अभिप्रेरणा का अ या व का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन बी कहता है डगलस मैकग्रेगर, ऑप्शन सी कहता है मैक क्लीलैंड और ऑप्शन डी कहता है विक्टर ब्रूम। अब आपको बताना है कि जो अभिप्रेरणा का अ या व का सिद्धांत है, जिसको हमने कंटेंट वाले पोर्शंस में बहुत अच्छे से कवर किया है, इसी सिद्धांत को हम अभिप्रेरणा का एक्स या वाई का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को हम अभिप्रेरणा का क या ख का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक आपसे पूछे गए हैं, यानी कि सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा गया है और इसके प्रतिपादक को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपने क्लासेस को बहुत अच्छे से अटेंड किया होगा तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डगलस मैकग्रेगर। यानी डगलस मैकग्रेगर के द्वारा अभिप्रेरणा का अ या व का सिद्धांत दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत के मुख्य बिंदु नहीं है। देखिए, जो आप अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत पढ़ते हैं, इसके मुख्य बिंदु नहीं है आपसे पूछा गया। यानी कि इसके मुख्य बिंदु कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये आपको पता होने चाहिए, और कौन सा मुख्य बिंदु नहीं है वो आपको छांट कर निकालने। ऑप्शन ए कहता है कर्पण, ऑप्शन बी कहता है संप्राप्ति, ऑप्शन सी कहता है प्रत्याशा और ऑप्शन डी कहता है यांत्रिकता। तो जब हम कंटेंट वाले पोर्शंस को कवर कर रहे थे तो इस सिद्धांत को भी हमने डिटेल में पढ़ा कि अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वो किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है और इसके अंतर्गत उन्होंने कौन कौन से मुख्य बिंदु पर विशेष रूप से बात किए हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके विक्टर ब्रूम साहब, और उनके द्वारा जो उन्होंने विशेष मुख्य बिंदुओं पर बात की है उसमें से उन्होंने कर्पण पर बात की है, उन्होंने प्रत्याशा पर बात की है और उन्होंने यांत्रिकता पर बात की है। यानी कि प्रत्याशा सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो आपके विक्टर ब्रूम साहब है, और उनके अनुसार जो 3 मुख्य बिंदु होते हैं उसमें एक कर्पण होता है, दूसरा प्रत्याशा और तीसरा है यांत्रिकता। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि अभिप्रेरणा के प्रत्याशा सिद्धांत के मुख्य बिंदु नहीं है, तो ये 3 तो आपके मुख्य बिंदु है, बट संप्राप्ति नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को देखकर समझ पा रहे होंगे कि मोटिवेशन टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके से आपसे प्रश्न एग्जामिनर के द्वारा पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि निम्न में सीएल हल के सिद्धांत नहीं है। यानी कि जो सीएल हल है, क्लार्क लियोनार्ड हल है, उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए कहता है आवश्यकता आकलन का सिद्धांत, ये सीएल हल के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन बी कहता है पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, ये आपका नहीं दिया गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत, यानी कि इसी सिद्धांत का ही अन्य नाम है प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत। और ऑप्शन डी कहता है सबलीकरण का सिद्धांत, ये भी आपके सीएल हल का ही सिद्धांत है। यानी कि मैंने आपको कंटेंट वाले पोर्शंस में बहुत अच्छे से बता रखा है कि सीएल हल का जो सबलीकरण सिद्धांत है इसके बहुत सारे अन्य नाम भी है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से सीएल हल का सिद्धांत नहीं है, तो जो आपके सबलीकरण का सिद्धांत, इसका अन्य नाम आवश्यकता आकलन का सिद्धांत, प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत और सबलीकरण का सिद्धांत, ये तीनों ही नाम सीएल हल के सिद्धांत के ही हैं, बट पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत जो है वो सीएल हल का नहीं है। और यही आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि कौन सा
सिद्धांत Cl हल का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स, इस तरीके के प्रश्न को आपको कवर करने के लिए कंटेंट को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करना होता है, तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। अगर आप किसी भी सेक्शंस को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो ऐसे प्रश्नों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और ऐसे प्रश्नों के आंसर आपसे कंफ्यूजन में गलत हो जाएगा और वही आपके सिलेक्शंस का मुख्य आधार होगा। तो इसीलिए आप कोई भी कंटेंट पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़े, कोई भी टॉपिक पढ़े, उसको डिटेल में इतना पढ़े कि वहाँ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछे जाए तो आप इजीली उसके राइट ऑप्शन तक पहुँच पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि मैस्लो के त्रिभुज या पिरामिड के अनुसार प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। देखिए, जो आपने मैस्लो का त्रिभुज या फिर पिरामिड पढ़ा है, इसकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं वो क्या है, वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है सुरक्षा एवं सामाजिक की आवश्यकताएं, ऑप्शन बी कहते हैं सामाजिक एवं सम्मान की आवश्यकताएं, ऑप्शन सी कहता है शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकताएं और ऑप्शन डी कहता है सुरक्षा एवं आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। तो जो मैंने आपको मैस्लो का त्रिभुज या फिर पिरामिड पढ़ाए हैं उसके अंतर्गत मैंने आपको मैस्लो के त्रिभुज की 5 अवस्थाएं बताए हैं और उन 5 अवस्थाओं में जो पहली अवस्था है उसे हम कहते हैं शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरी अवस्था जो है उसे हम कहते हैं सुरक्षा की आवश्यकताएं, तीसरी अवस्था जो है उसे हम कहते हैं सामाजिक आवश्यकताएं, चौथी जो अवस्था उसे हम कहते हैं सम्मान की आवश्यकताएं और पांचवी जो अवस्था उसे हम कहते हैं आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। अब इसमें से जो पहली है शारीरिक और सुरक्षा, इसको हम कहते हैं प्राथमिक आवश्यकताएं, सामाजिक और सम्मान की आवश्यकता को कहते हैं हम द्वितीयक आवश्यकताएं। अब जो अंतिम है उसको हम कहते हैं तृतीयक आवश्यकता या फिर सर्वोच्च आवश्यकताएं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपसे पूछा गया है कि प्राथमिक आवश्यकता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं आपके शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता, जो आपकी प्राथमिक आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम देखें क्वेश्चन के राइट ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन नंबर सी, जो शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता है इसी को ही हम प्राथमिक आवश्यकता भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुँच पाए होंगे क्योंकि आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि निम्न में मैस्लो की पुस्तक नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मैस्लो की पुस्तक नहीं है। तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन को आप तभी बता पाएंगे जब आप मैस्लो की थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑप्शन ए कहता है थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशंस, ऑप्शन बी कहता है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ऑप्शन सी कहता है द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर और ऑप्शन डी कहता है पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो मैस्लो की पुस्तक नहीं है। इसका मतलब ये है कि 3 ऑप्शन यहाँ पर है जो मैस्लो की पुस्तक के अंतर्गत आते हैं और एक ऑप्शन नहीं है और उस ऑप्शंस को आपको छांट कर निकालना है। तो यहाँ पर अगर आपने कंटेंट वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो आप इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच पाए होंगे, क्योंकि थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन जो है वो मैस्लो की पुस्तक है और इसको मैंने कंटेंट वाले पोर्शंस में आपको बताया है। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी ये भी आपकी मैस्लो की पुस्तक के अंतर्गत आते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शंस भी मैंने आपको बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपका द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, जो अब्राहम मैस्लो की पुस्तक नहीं है, क्योंकि इस पुस्तक के जो प्रतिपादक है वो आपके हैं CL हल, जिन्होंने सबलीकरण का सिद्धांत दिया था और इसको मैंने आपको सबलीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत बताया हुआ है कि CL हल ने द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक को पब्लिश किया था। और ऑप्शन डी है पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और ये भी आपकी मैस्लो की पुस्तक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से मैस्लो की पुस्तक नहीं है। तो जो ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो ऑप्शन है द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ये आपके CL हल की पुस्तक है, ना कि मैस्लो की पुस्तक। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि वोल्स एवं कॉफमैन के अनुसार अभिप्रेरणा में कितने प्रकार के प्रोत्साहन मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि वोल्स एवं कॉफमैन ने जो अपना सिद्धांत दिया है अभिप्रेरणा का, जिसे हम अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत कहते हैं, जिसके प्रतिपादक वोल्स एवं कॉफमैन है, तो उन्होंने इसके अंतर्गत कितने प्रकार के प्रोत्साहन पर बात की है। तो ऑप्शन ए कहता है 2 प्रकार, ऑप्शन बी कहता है 3 प्रकार, ऑप्शन सी कहता है 4 प्रकार और ऑप्शन डी कहता है 5 प्रकार। अब आपको बताना है कि वोल्स एवं कॉफमैन के अनुसार जो उन्होंने अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत दिए हैं उसके अंतर्गत उन्होंने 2 प्रकार के प्रोत्साहन पर बात की। एक होता है आपका सकारात्मक प्रोत्साहन जिसके अंतर्गत पुरस्कार प्रशंसा आते हैं, और दूसरा होता है नकारात्मक प्रोत्साहन जिसके अंतर्गत दंड एवं निंदा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कि 2 प्रकार, वोल्स एवं कॉफमैन के अनुसार अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कहता है कि पदानुक्रमित आवश्यकता के सिद्धांत के अनुसार भूख कौन सी आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जो आपने पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत या पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत पढ़े हैं, जो अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिए गए हैं, उनके अनुसार जो भूख है वो कौन सी आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन बी कहता है शारीरिक आवश्यकता, ऑप्शन सी कहता है सामाजिक आवश्यकता और ऑप्शन डी कहता है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। यहाँ पर आपको बताना है कि भूख कौन सी आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। कि कंटेंट वाले पोर्शन में मैंने आपको मैस्लो का जो पिरामिड है, जिसे हम मैस्लो का त्रिभुज भी कहते हैं, इसके 5 अवस्थाओं में हर एक आवश्यकता को डिटेल में बता रखा है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मैस्लो का पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत। ज़्यादातर प्रश्न आपके टेट एग्जाम्स में भी यहीं से पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पिरामिड से रिलेटेड बहुत तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं। इसलिए आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखना होगा। अगर आपने कंटेंट वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से कवर किया है, तो जो पहली आवश्यकता है, जिसे हम शारीरिक आवश्यकता कहते हैं, इसके अंतर्गत आपके भूख, प्यास, निद्रा, काम वासना, ये सभी आते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है शारीरिक आवश्यकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। भूख जो है वो शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 68 कि निम्न में अभिप्रेरणा के तत्व है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अभिप्रेरणा के तत्व निम्न में कौन से हैं। ऑप्शन ए कहता है प्रोत्साहन, ऑप्शन बी कहता है आवश्यकता, ऑप्शन सी कहता है अंतर्नोद और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। अब आपको बताना है कि इसमें से अभिप्रेरणा के तत्व कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंटेंट वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, तो आपको पता है अभिप्रेरणा के 4 तत्व होते हैं। इसमें पहली है आवश्यकता, जो इसके अंतर्गत है। दूसरी जो आवश्यकता, उसे हम कहते हैं चालक, या फिर इसका ही एक अन्य नाम है अंतर्नोद, या फिर इसको हम प्रणोद भी कहते हैं। तो ये भी आपके ऑप्शन में है। तीसरा जो तत्व होता है वो होता है आपका प्रोत्साहन, तो ये भी आपके पास है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में मूल प्रवृत्ति नहीं है, यानी कि जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या है वो तो आपने पढ़ा है, विलियम मैकडोगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। इसमें से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है, ये आपको बताने हैं। तो अगर आपने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत पढ़ा है, विलियम मैकडोगल के द्वारा दिए गए हैं, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको 14 मूल प्रवृत्तियों को डिटेल में बताया है। उसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए कहता है कृतिभाव, तो ये आपके मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी कहता है आत्म अभिमान, यानी आत्माभिमान, ये भी आपके मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी कहता है संतुलन, यानी कि ये आपका नहीं आता। और ऑप्शन डी कहता है वात्सल्य, यानी कि ये कृतिभाव, आत्माभिमान, वात्सल्य, तीनों के तीनों जो है वो 14 मूल प्रवृत्तियों में शामिल है। बट जो नहीं है वो है आपका संतुलन, और यही आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि निम्न में मूल प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हैं कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जो 14 मूल प्रवृत्ति है, वहां से भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं। अगर पेपर के स्तर को टफ बनाना है, तो आपको इन 14 मूल प्रवृत्तियों को भी अच्छे से कवर करना होगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी, तो एग्जामिनर पर प्रेशर होगा कि वो ऐसे प्रश्नों का स्तर लेकर आए जिससे कम बच्चे सिलेक्ट हो, जिससे उन्हें सिलेक्शन देने में आसानी हो। तो इसलिए वो सिलेबस से आउट ऑफ जा नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि वो सिलेबस के अंतर्गत रहकर ही टफ स्तर के क्वेश्चंस को वो तैयार करेंगे, और इससे टफ आपका हो नहीं सकता, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है, ये जनरली सभी को पता है। लेकिन उन 14 मूल प्रवृत्तियों में कौन कौन से मूल प्रवृत्ति है, इनको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और क्वेश्चंस भी कैसे पूछे जाएंगे, नहीं है, और नहीं है के लिए आपको 14 के 14 मूल प्रवृत्तियों को ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि निम्न में मूल प्रवृत्ति है, तो हो सकता है कि इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको दिखता। नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे 1-2 बार पढ़ने से उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब आपसे नहीं है वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतने कॉन्फिडेंटली आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंचेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चंस के स्तर को देखकर एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और किसी भी तरीके से आपसे एग्जाम्स में पूछे जाए, इससे टफ लेवल का क्वेश्चंस आपका बन नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं उसको आप डिटेल में पढ़ें,
उसको समय समय पर रिवाइज करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना जा पाए और किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए। इस तरीके से यदि आप तैयारी करते हैं तभी आप साइकोलॉजी में 30 आउट ऑफ 27 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। और जनरली ज़्यादातर जो एवरेज स्टूडेंट्स होंगे वो 22 प्लस तक स्कोर करेंगे, लेकिन जो 22 से 27 के बीच में जो ये 5 मार्क्स का गैप है यही आपका सिलेक्शन का मेन आधार होगा, जिस बात पर मैं आपको बार बार फोकस करने की कोशिश करता हूं कि आप इन बातों को समझें और बार बार चीज़ों को रिवाइज करें। जितना ज़्यादा आपकी मेहनत होगी, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और सुपर टेट में जो एक सीट आपकी है वो ज़रूर पक्की होगी, लेकिन उसके लिए सही स्ट्रेटजी के साथ सही हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क आपको करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस प्रश्न से आप अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि क्या लेवल हो सकता है आपके सुपर टेट एग्जाम्स में प्रश्नों का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि अपनी कक्षा के बच्चों को कैसे प्रेरित करेंगे। ये मान लीजिए कि एज अ टीचर आप सिलेक्ट होते हैं सुपर टेट के एग्जाम्स के बाद, तो आप अपनी कक्षा में जब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो उन बच्चों को आप कैसे प्रेरित करेंगे, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए जिससे बच्चे पढ़ने के लिए मोटिवेटेड हो जाए। तो ऑप्शन ए कहता है पूर्व ज्ञान से जोड़कर, ऑप्शन बी कहता है उचित शिक्षण विधि द्वारा, ऑप्शन सी कहता है कक्षा के प्रजातांत्रिक वातावरण द्वारा और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। अब आपको बताना है कि अपनी कक्षा के बच्चों को कैसे प्रेरित करेंगे। तो देखिए पूर्व ज्ञान से जोड़कर, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे तो उससे बच्चों का इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होगा और बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। दूसरा है उचित शिक्षण विधि। आपने जो ये साइकोलॉजी के सिलेबस के अंतर्गत जो आपका शिक्षण कौशल आता है, जो सेकेंड सेक्शन, इसके अंतर्गत मैंने आपको शिक्षण कौशल एवं शिक्षण कौशल की विधियाँ बताए हैं। बहुत सारी विधियाँ और प्रविधियों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। यहाँ तक कि ज़्यादातर मैं जो देखता हूँ यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं जहाँ से आपको इस टॉपिक पर बताया जाता है। यूपी टेट में सीधा सीधा आपसे प्रतिपादक दिया जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है। देखिए सिर्फ प्रतिपादक नहीं पूछे जाते, प्रतिपादक पूछे जाते सिंपल प्रश्न बनता है, लेकिन अगर आप सुपर टेट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रतिपादक के अलावा भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस विधि का यूज आप कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करते हैं इस विधि का उपयोग। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि सुपर टेट का लेवल थोड़ा अप बनता है तो किसी भी तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाए आपको बताने हैं। तो इनसे रिलेटेड लगभग मैंने 20 विधियों के बारे में डिटेल में बताया है। अगर आप वो सभी चीज़ें कर कर आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बीएड और डीएलएड के दौरान जो आप प्रशिक्षण लेते हैं तो किस लेवल तक का होता है। मतलब नॉलेज आपके पास भरपूर हो, लेकिन आपको अपनी नॉलेज को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है वो आपको शिक्षण विधि या शिक्षण कौशल के अंतर्गत सीखने को मिलते हैं। तो ये आपकी उचित शिक्षण विधि द्वारा ही आप प्रदर्शित कर पाएंगे। अगर आप उचित शिक्षण विधि का उपयोग अपने व्यवहार में करेंगे, अपनी कक्षा में करेंगे, तो बच्चे अपने आप प्रेरित हो जाएंगे। तो इसलिए ये बी ऑप्शन भी आपका राइट होता है। और सी ऑप्शन है कक्षा का प्रजातांत्रिक वातावरण। प्रजातांत्रिक वातावरण का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपकी कक्षा के जो बच्चे हैं उनको इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि उनके मन में कोई डाउट्स बने तो वो खड़े होकर पूछ ना पाए। बेझिझक बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को पूछे, शेयर करें और आप उनकी डाउट्स को रिस्पेक्ट के साथ ये बताएं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। इस तरीके के प्रश्न अगर आपके माइंड में बनते हैं तो उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। मतलब जो भी प्रोसीजर है उसको आपको बताना चाहिए ताकि बच्चे को मोटिवेशन मिले कि आपने उसके डाउट्स का सम्मान किया है, ना कि उसको आपने इग्नोर किया है या उसको आपने डिमोटिवेट किया है। तो इसलिए कक्षा का जो वातावरण है वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चे अपने डाउट्स को इजीली क्लियर करने की क्षमता रखे, वो खड़े होकर आपसे पूछने की क्षमता रखे। अगर आप ऐसा वातावरण अपनी कक्षा में देते हैं तो आप एक प्रजातांत्रिक वातावरण प्रदान कर रहे हैं जो बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। तो तीनों ही ऑप्शन आपके बेस्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे इन ऑप्शनों को देखकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट 71 कि निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत है। यानी कि आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि अभिप्रेरणा का स्रोत कौन सा है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है बालक, ऑप्शन बी कहता है आवश्यकताएं, ऑप्शन सी कहते हैं उद्दीपक और ऑप्शन डी कहता है ए और सी दोनों। अब आपको बताना है कि जो अभिप्रेरणा का स्रोत है वो कौन से हैं।
क्या बालक है या फिर आवश्यकताएं हैं या फिर उद्दीपक है या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अभिप्रेरणा के स्रोत की, तो अभिप्रेरणा का जो स्रोत है यानी कि सोर्स, कहाँ से आपको मोटिवेशंस मिलता है, तो बालक के अंदर स्वयं मोटिवेशन होता है जिसे हम आंतरिक कहते हैं, या फिर किसी उद्दीपक को बाहर से देखकर उसके अंदर मोटिवेशंस मिलते हैं। बट आवश्यकता आपके स्रोत नहीं है क्योंकि ये आपके मोटिवेशन के तत्व के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ए और सी दोनों ही ऑप्शन आपके अभिप्रेरणा के स्रोत है और इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी में ए और सी दोनों को ही काउंट किया गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे और क्वेश्चनों के स्तर को भी जान पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस टॉपिक पर बेस्ड आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 72 कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसी अभिप्रेरणा है जो आपकी अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है प्यास, ऑप्शन बी कहता है भूख, ऑप्शन सी है निद्रा और ऑप्शन डी है प्रतिष्ठा। तो देखिए प्यास आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिसे हम जन्मजात कहते हैं, भूख भी आपकी जन्मजात अभिप्रेरणा है और निद्रा भी आपकी जन्मजात अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा एक अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 आपसे कहता है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह कथन है, यानी कि इन्वर्टेड कोमा में आपसे कथन पूछा गया है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ऑप्शन ए कहता है मैकडूगल, ऑप्शन बी कहता है स्किनर, ऑप्शन सी कहता है नन और ऑप्शन डी कहता है फ्राइड। अब आपको बताना है कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। देखिए ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन जो है वो मैकडूगल के साथ जा सकता है क्योंकि मूल प्रवृत्तियों के पर बात जो है वो मैकडूगल साहब ने की थी, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत है और ना ही स्किनर है और ना ही नन है, क्योंकि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह कथन आपके फ्राइड साहब का है। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74 आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। ऑप्शन ए कहता है भूख, ऑप्शन बी कहता है प्यास, ऑप्शन सी कहता है आदत और ऑप्शन डी है नींद। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। देखिए भूख आपकी जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आते हैं, प्यास आपके जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आते हैं और नींद भी आपके जन्मजात प्रेरक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो आपकी आदत है वो आपके अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं, ये जन्मजात प्रेरक नहीं है। और यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रश्नों को देखकर इसके स्तर का अंदाजा भी लगा पा रहे होंगे कि किस तरीके से इस टॉपिक पर बेस्ड एग्जामिनर के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 आपसे कहता है कि वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, यानी कि कौन सा वह बाह्य कारक है, एक्सटर्नल फैक्टर है जो एक बालक को कक्षा में इंटरेस्ट लेने से रोकते हैं। ऑप्शन ए कहता है भावना और मनोभाव, ऑप्शन बी कहता है संस्कृति और प्रशिक्षण, ऑप्शन सी कहता है बालक और दृष्टिकोण, ऑप्शन डी कहता है लक्ष्य और प्रयोजन। अब आपको बताना है कि कौन सा वह एक्सटर्नल फैक्टर है जो बालक को कक्षा में इंटरेस्ट लेने से रोकते हैं। तो देखिए भावना और मनोभाव, जो आपकी भावनाएं हैं, आपकी भावना के अनुसार आप इंटरेस्ट लेते हैं, तो ये रोकते नहीं है, ये लिए जाते हैं। ऑप्शन बी कहता है संस्कृति और प्रशिक्षण। देखिए संस्कृति जो संस्कार होते हैं और जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है वो आपके इंटरेस्ट के विरुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छे लगते हैं वो चीज़ आपके संस्कृति या प्रशिक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रशिक्षण के अंतर्गत, संस्कृति के अंतर्गत आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है जो आपके इंटरेस्ट के विरुद्ध भी हो सकते हैं। ऑप्शन सी कहता है बालक और दृष्टिकोण, यानी कि बालक और उसका जो दृष्टिकोण होता है वो भी उसके इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है।
और ऑप्शन डी कहता है लक्ष्य और प्रयोजन, यानी कि ये भी आपके इंटरेस्ट पर बेस्ड होता है। जो आपका लक्ष्य होगा, जो आपके प्रयोजन होंगे, उसी आधार पर आप इंटरेस्ट लेंगे। तो ये भी आपको जो है रुचि लेने से रोकते नहीं है, ये आपके रुचि के स्रोत होते हैं तीनों ही ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है संस्कृति और प्रशिक्षण, ये आपको रुचि लेने से रोकते हैं। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, हो सकता है कि उस इंटरेस्ट को आपको रोकना पड़ जाए, क्योंकि संस्कृति आपके इंटरेस्ट के विरुद्ध होती है और प्रशिक्षण भी आपके इंटरेस्ट के विरुद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि संस्कृति एवं प्रशिक्षण वह बाह्य कारक है जो बालक को कक्षा में इंटरेस्ट लेने से रोकते हैं। और जो बच्चे इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, अपने इंटरेस्ट के विरुद्ध जाकर चीज़ों को सीखते हैं, वो वास्तव में ट्रेंड होते हैं और उसी को ही हम प्रशिक्षण कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का ये लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे पूछा गया है कि वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है, यानी कि वे कौन से प्रेरक है जिनको व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, यानी एफर्ट से प्राप्त करता है। उसको ऑप्शन में दिया गया अर्जित प्रेरक, ऑप्शन बी कहता है जागृत प्रेरक। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी कहता है आपका निर्देशित प्रेरक और ऑप्शन डी कहता है व्यवहार के परिचालक प्रेरक। अब आपको बताना है कि वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, यानी कि जिनको आप एफर्ट लगाकर प्राप्त करते हैं, उसको क्या हम जागृत प्रेरक कहते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कहते। ना ही हम निर्देशित प्रेरक कहते हैं और ना ही व्यवहार के परिचालक प्रेरक कहते हैं। उसे हम कहते हैं अर्जित प्रेरक, जिसे आप प्रयासों से प्राप्त करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए हैं और आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न हमने इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के दौरान सॉल्व किए हैं, लगभग 76 प्रश्न, इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा कि इस टॉपिक पर बेस्ड, मोटिवेशन टॉपिक पर बेस्ड किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अंतर्गत जो हमने कंटेंट कवर किए हैं क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है। इन सभी बातों को समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि ये आपके सुपर टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक आपका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो अगर आप अपने एग्जाम्स में 3 से 4 प्रश्न राइट करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को आपको बहुत ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर कीजिए, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने लगभग आपको 12 सिद्धांत बताए हैं और उन 12 सिद्धांत को अगर आप 1 या 2 बार पढ़ेंगे और आपके सामने एग्जाम्स में प्रश्न उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे तो आप कन्फ्यूज़न में गलत भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि अगर आप 3 से 4 प्रश्न स्कोर करना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि सुपर टेट में एक ऐसा टॉपिक जो आपको 3 से 4 प्रश्न देगा तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को बार बार रिवाइज कीजिए, इसके जितने सिद्धांत मैंने आपको बताया उसको रिवाइज कीजिए, इस तरीके से रिवाइज कीजिए कि ये आपके उंगलियों पर होने चाहिए। आपसे कोई कभी भी कुछ भी पूछे तो उस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप इजीली बता पाओ। और जो मैंने आपको 76 प्रश्न कराए हैं इनको बार बार देखिए कि किस तरीके से मैंने आपको कंटेंट दिए हैं और उनसे रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप इनको प्रॉपर वे में करते हैं और इसको बार बार रिवाइज करते हैं और प्रश्नों को एक बार एग्जाम से पहले देखते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और जो मैंने अभी तक बताए हैं, जितने प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सभी प्रश्न आपको इजीली क्लियर हो पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।